नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर रहे होंगे और अपने ज्ञान को और अपने पैसे को आगे बढ़ा रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें। और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डायग्नोसिस चाहिए तो आप हमारे नंबर 9760041515 एंड ऑन माई ईमेल आईडी moneymattersbyrajatmalhotra@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, जागरूकता मिशन के तहत आपको जागरूक करने के लिए। कल एक बहुत बड़ा दिन है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कल बजट आने वाला है। लेकिन बजट में क्या क्या चीज़ें मुख्य तौर पे आपको और हमें देखनी चाहिए, उस पे मैं आज आपको जागरूक करूंगा और पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी रिसर्च है उसके बेसिस पर, कि व्हाट ऑल आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सैलरीड इंडिविजुअल्स ऑफ द कॉरपोरेट। मेजर पार्ट मैंने सैलरीड इंडिविजुअल्स का रखा है और जो यंग ऑडियंस है, तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे और समझेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि बजट में अपनी पूरी फैमिली को शामिल करिए, यानी कि कोई अगर बच्चा भी है छोटा तो उसको भी आप शामिल करिए। जो भी आपके थर्ड या फोर्थ क्लास से जो बच्चे ऑनवर्ड्स, उन सभी बच्चों को आप शामिल करिए। ग्रैंड पेरेंट्स को शामिल करिए, अपनी वाइफ को शामिल करिए, क्योंकि कुछ कई एरियाज हैं जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स जैसे मेडिसिन्स हैं, फार्मा सेक्टर के लिए कुछ उन्होंने सब्सिडी या कुछ प्रोविजनिंग करी है, तो वो उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करिए। बच्चों के लिए जैसे टॉय इंडस्ट्री है, साइकिल है, इंडस्ट्री है, उसमें कुछ चेंजेस करे हैं तो वो आपको समझना होगा। हाउसवाइफ जो कि घर देखती हैं, मनी मैनेजमेंट यानी उनको वो करती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी ज़रूरी है बजट के बारे में समझना। और आप चूंकि एक सैलरी अर्नर है तो आपको भी समझना जरूरी है कि कौन कौन से वो प्रोविजनिंग है। इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हुई, सैलरी पे हमारा ईएमआई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन सा प्रोडक्ट महंगा हो गया, कौन सा सस्ता हो गया, व्हाट इज़ द प्रोविजनिंग डन ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑन दी वी कैन से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कल बजट आ रहा है, आज इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है, यानी कि वो इसमें उसमें आपको एक कह सकते हैं डायरेक्शन मिलता है कि व्हाट, और एंड इट विल सेट द टोन ऑफ द बजट इकोनॉमिक सर्वे, कि कल क्या क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं। इमीडिएटली इस वीडियो के बाद मैं इकोनॉमिक सर्वे की भी आपको ब्रीफिंग्स दूंगा कि उसमें क्या क्या आज मुख्य बातें हुई। तो आप दोनों चीज़ों को लेकर कल विशेष तौर पे अपना समय निकालिए, अपने बच्चों, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी पूरी फैमिली के साथ बजट का मेरे वीडियो के माध्यम से मैच करिए और विश्लेषण करिए कि जो जो चीज़ें आपके लिए, क्या क्या चीज़ें बजट में प्रावधान या प्रोविजन सरकार ने करे हैं। तो आइए हम लोग आज बजट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको समझते हैं। ये मेरी रिसर्च और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और उनकी बजट से एक्सपेक्टेशन कुछ और हो सकती है, लेकिन मोर और लेस इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो सभी एक्सपर्ट, सभी इकोनॉमिस्ट उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, जो कि कॉमन है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बजट में क्या खास बातें होंगी? पहली चीज तो है कि ये बजट हमारा मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा 2024 के चुनाव से पहले। सरकार आम आदमी और उद्योगपतियों को संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस बजट में। मैं इस साल के बजट में कुछ प्रमुख घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि यह बजट वादों का बजट नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ पॉपुलर बजट, रादर इट इज अ बजट विच विल सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये अगले 25 सालों का भारत की दृष्टि से विकास प्राप्त करने का एक मार्गदर्शक बजट होगा और कैसे हमें
उसे प्राप्त करना है वो इसमें बताया जाएगा। यह एक ऐसा बजट होगा जो भारत को, सभी लोग हम सुन रहे हैं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है, तो उसके और करीब भारत को ले जाएगा। भारत सरकार जो है चाइना 1+ पॉलिसी पे भी इस बजट में काफी सारा इम्प्लीमेंटेशन होते हुए आप और हम देखेंगे कि कैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा, कैसे हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना होगा, और कैसे हम चाइना के बाद द इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड प्रेफर इंडिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सपोर्ट एंड एज अ मीडियम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये भी हमें देखना होगा। भारत इस पॉलिसी के तहत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के तहत इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान लाएगा जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा इन टोटलिटी। ऑल्सो जो एक मिनिमम टैक्स स्लैब है मौजूदा 2.5 लाख, उसको भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार वो बढ़ के 5 लाख हो सकता है। और जो नई न्यू टैक्स रिजीम है उसमें भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और वहां पर जो डिडक्शंस हैं वो मिनिमम रहे। तो ये कारण से न्यू टैक्स रिजीम में काफी ज्यादा चेंजेस इस बजट में हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक आप सभी लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये स्कीम को अब और ज्यादा इंडस्ट्रीज में शामिल करा जाएगा। जैसे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये चीज हो चल रही है, कुछ फार्मा कंपनीज में भी हमने पीएलआई स्कीम देखी हाल के दिनों में। तो पीएलआई योजना के तहत टैक्स में हमें कुछ छूट दी जा सकती है, या हमें अधिक से अधिक उद्यमियों को कैसे हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, उस पर सरकार का एक जोर हो सकता है। तो कुछ जो सेक्टर्स हैं जो मैंने रिसर्च करके शामिल करे हैं इस बजट में, जिनमें पीएलआई इंप्लीमेंट हो सकता है, या एक्सटेंशन ऑफ पीएलआई फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेक्टर्स, वो हैं कुछ सेक्टर: स्पेशल केमिकल, पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स, खिलौने टॉयज, फिनटेक और टेलीकॉम, भारतीय रेलवे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि बुनियादी ढांचा और संचालन संबंधित कंपनियां, यानी कि रेलवे को चलाने संबंधित कंपनियां, वैगन हो सकता है, कोच फैक्ट्री हो सकती है, ऑनलाइन गेमिंग, पीएसयू और निजी बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां, जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर, आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस। ये कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं समझना आने के लिए आपको। देन क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, पैक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्माता और प्रदाता। सो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स यानी हाउसिंग कंपनीज एंड रिलेटेड कंपनीज लाइक वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स। इंपॉर्टेंट इस बार आएगा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, रक्षा आधुनिकरण और औद्योगिकरण, ऑटोमोबाइल, कॉमोडिटी, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला एंड ओईएम आदि से जुड़े उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो पीएलआई स्कीम मुख्य तौर पर इन सेक्टर्स में सरकार इस बार लाने की कोशिश करेगी, जो हम उम्मीद कर सकते हैं बजट में। अब अब आप लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेशन है। जहां तक वेतन वर्ग का सवाल है, यह संबंध है, मैं निवेश पर कटौती की धारा 80C, जो कि बहुत पॉपुलर धारा है, सीमा को मौजूदा 1.5 लाख, यानी डिडक्शन जो अभी तक 1.5 लाख तक मिलता है सेक्शन 80C के अंतर्गत, उसको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार वो 2 to 2.5 लाख सरकार रखेगी। उम्मीद कर रहा हूं मैं। और उम्मीद है कि सरकार धारा 80D में कटौती की राशि को मौजूदा रुपए से बढ़ाएगी। यानी 80D है हमारा मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस का क्लॉज जो सेक्शन है। तो इसमें इंडिविजुअल के संबंध में जो 60 से कम है
25 से मैं उम्मीद कर रहा हूँ 50,000 रुपीज हो जाएगा वो। और जो 60 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति हैं उनके लिए मौजूदा 50,000 रुपये जो है, उस स्तर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार 75,000 या 1 लाख रुपीज कर देगी। क्यों? क्योंकि चिकित्सक लागत दिन पर दिन बढ़ रही है और व्यक्तियों को उनके परिवार को राहत देने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। यानी मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो आदमी के पास सेविंग या इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसके जो रिटर्न्स हैं वो उतने फ्रीक्वेंटली या उतनी स्पाइक से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। साथ ही मैं आयकर छूट की जो मौजूदा सीमा 2.5 लाख है, यानी कि बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन 2.5 लाख है, उसे भी उम्मीद कर रहे हैं हम कि वो भी बढ़ के 5 लाख सरकार कर सकती है। जिससे क्या होगा, लोगों के पास खर्च करने या वित्तीय संपत्ति में निवेश करने के अधिक से अधिक आय रहे लोगों के पास। इसलिए कि टैक्स का स्लैब बढ़ गया है, टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो चीज को या तो वो अपने निजी निवेश में करेंगे और या वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। इसलिए मैं एक और उम्मीद कर रहा हूँ, ये है आपका होम लोन से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 24B के अंतर्गत आता है। 2 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर कटौती को मौजूदा जो अभी आपका डिडक्शन हमें मिलता है 2 लाख तक होम लोन के इंटरेस्ट पर, वो बढ़कर 2 लाख से 4 लाख किया जाना चाहिए, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं, ताकि बढ़ती ईएमआई और वेतन वर्ग पर कर के बोझ को कुछ हद तक राहत मिल सके। अगेन, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि और बेसिक नेसेसिटी आइटम्स जो हैं, बुनियादी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों में न्यूनतम स्तर पर हमें वो दरें रखनी है। यानी या तो मिनिमम जीएसटी उसमें चार्ज होना चाहिए या कुछ आइटम जीएसटी से बाहर होने चाहिए। पिछले साल हमने देखा कि इन्फ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति और असमान मानसून के कारण हमारी उम्मीदें हैं, मेरी उम्मीदें हैं कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को एक पैकेज दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स को कुछ पैकेज दिया जा सकता है। पिछले साल ग्रामीण मांग में भी कमी आई थी, रूरल डिमांड कम रही थी अर्बन डिमांड के मुकाबले, और इसे बढ़ावा देने के लिए कृषि, कीटनाशकों और रसायनों के लिए एक विशेष पैकेज दिया जा सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर अगर रूरल क्या कहते हैं डिमांड बढ़ेगी, तभी वहां पर परचेजिंग की डिमांड आएगी रूरल कस्टमर्स द्वारा। इस बजट में हम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को, विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी के जो सुधार होंगे जीएसटी रिलेटेड, उसमें भी हम बहुत ध्यान देना है। यानी जीएसटी की कैसे ज्यादा से ज्यादा आय बढ़ाएं, उस पर भी सरकार ध्यान देगी, अपने मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करेगी। इस पे भी हम एक उम्मीद कर सकते हैं प्रोविजन की। और पिछली कुछ तिमाही में जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीएसटी का जो कलेक्शन सरकार पर अच्छा आया है, लेकिन उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, और कौन से ऐसे आइटम है जहां पे हम जीएसटी मिनिमम या जीरो कर सकते हैं, और कौन से ऐसे आइटम है जहां पर हम जीएसटी ऑन लेवल कर सकते हैं, जो कि बहुत हाई है अभी लग्जरी एंड पर। ये भी हमें ध्यान में देना है। मेरी उपेक्षा और है कि सरकार घरेलू रक्षा, यानी कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इंटरनल प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। यानी कि घरेलू स्तर पर वो निर्मात करेगी को मजबूत करने के लिए। ऐसे समय में निर्यात को बढ़ावा देने पर भी जोर देगी, जब कि दुनिया में जो जियो पॉलिटिकल वार है, चाहे यूक्रेन रशिया की बात करें, चाहे हमारी करीबी मुल्क जो कभी कभी असमान परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, चीन की तरफ से घुसपैठ होती है, पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं रहता है, तो वहां पर डिफेंस को हमें एक तो स्ट्रॉन्ग करना है और हमें इंटरनली अपने इक्विपमेंट्स बनाने हैं। क्योंकि रशिया यूक्रेन वार में क्या हुआ है कि सप्लाई इफेक्टेड हुई है, तो कहीं ना कहीं पे हमें हाई कॉस्ट पे डिले हुआ है सप्लाई का फार्म डिफेंस इक्विपमेंट का, और वो अगर हम इंटरनली बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट के चांसेस भी हमारे बनेंगे, जिससे जो हमारा कहने का मतलब है कि जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा वहां से, एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस से, और इंटरनली इट इज अ बिट चीपर ऑल्सो। इस पर भी सरकार का इस बार मुझे लगता है कि विशेष ध्यान होना चाहिए इंटरनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर, एंड हाउ टू एक्सपोर्ट दैट इंडिया मेड डिफेंस आइटम्स। यह बजट सरकार के जो फिस्कल डेफिसिट उसको भी कम करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करेगा।
और आरबीआई का जो टारगेट है 4%, उससे नीचे लाने का एक लक्ष्य होगा। और हमें एक विजन दिया जाएगा यानी 2024 पे कि क्या वो 4 साढ़े 4 तक सरकार ला पाएगी। ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा, यानी कि राजकोष घाटा, फिस्कल डेफिसिट। और घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है या क्लीन एनर्जी है, उस पर भी सरकार ध्यान देगी इस बार। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मेरी रिसर्च के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाए हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बजट, कि इस बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं। ये सारी मैंने मुख्य बातें एकदम हिंदी में बताई हैं, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स ने ये सवाल किया कि हमें हिंदी में ही आप डिलीवरी करिए, एंड वी लाइक योर हिंदी एंड वी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। वेरी क्विकली मैं इकोनॉमिक सर्वे के भी की पॉइंट्स आप तक लेके आऊंगा। आशा करता हूँ आपने वीडियो मेरा देखेंगे, समझेंगे और कल पूरी फैमिली बजट पे एनालिसिस करेगी। और मेरे इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने की उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, कीप फॉलोइंग माय चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप ग्रो योर वेल्थ। फॉर एनी फाइनेंशियल advice, kindly contact me. Thank you.